चलो भाई स्टार्ट करते हैं। बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? यस सर, यस सर। चलो ठीक है। यस सर। चलो जी शुरू करते हैं। सुनो, तो देखो लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने अदर सोर्सेज स्टार्ट किया था भाई, राइट। और अदर सोर्सेज में हम लोगों ने छोटे छोटे पॉइंट्स कुछ डिस्कस किए थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कौन कौन से पॉइंट्स हो गए थे। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में, फिर आगे के पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, राइट। देखो सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था, और चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता था? वो ये बता रहा था कि कोई भी इनकम अदर सोर्सेज में कब कवर अप होगी। और उसने ना आपको सिर्फ दो कंडीशंस बताई थी भाई, है ना, सिर्फ दो कंडीशंस बताई थी। कौन सी दो कंडीशंस थी? नंबर वन, एक तो वो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। किस सेक्शन में? सेक्शन 10 में। और दूसरी बात, वो इनकम बाकी के 4 हेड में कवर अप नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो इनकम अदर सोर्सेज में चली जाएगी। ये बात कौन बोलता था? सेक्शन 56(1), ठीक है। फिर 56(2) पे आए थे हम लोग। 56(2) में हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? 56(2) में कुछ स्पेसिफिक इनकम्स दे रखी थी। तो सबसे पहले कौन सी इनकम थी? डिविडेंड, ये अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा। उसके बाद कैजुअल इनकम थी। उसके बाद इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी। तो देखो डिविडेंड और कैजुअल इनकम तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। थर्ड पॉइंट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर वगैरह जो भी था, ठीक है। तो कंपोजिट लीज की बात हो रही थी। या तो आपने खाली प्लांट एंड मशीनरी किराए पे दिए या फर्नीचर किराए पे दिया, वो तो अदर सोर्सेज में जाएगा ही जाएगा। बट अगर कंपोजिट लीज का केस था, कंपोजिट लीज में क्या होता है कि बिल्डिंग प्लस मशीन, प्लांट एंड मशीनरी दोनों इकट्ठा किराए पे दे दी, तो उस केस में क्या था? उस केस में देखना पड़ेगा पहले कि रेंट सेपरेबल है या नहीं है। अगर रेंट सेपरेबल है तो कर लो, तो क्या करो, बिल्डिंग का किराया तो हाउस प्रॉपर्टी में ले जाओ और मशीनों का किराया अदर सोर्सेज में। और अगर रेंट सेपरेबल नहीं है तो कहाँ ले जाओ? अदर सोर्सेज में पूरा का पूरा, राइट। और फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, देखो अगर रेंट सेपरेबल नहीं है तो कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज में, है ना। और अदर सोर्सेज में भी जब लेके जाते थे तो इसका हमने डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि आपको डिडक्शन भी मिल जाएगी। लास्ट में मैंने बताया था ये आपको, देखो Your microphone is unmuted. तो देखो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था ना डिटेल में नीचे। डन, कि रेंट जितना भी मिले आपको प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करो? माइनस कर लो। क्या माइनस कर लो? एक तो डेप्रिसिएशन जितना भी बनता है इन एसेट्स पे। नंबर 2 इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। डेप्रिसिएशन जितना भी बनता है वो माइनस कर लो। नंबर 2 इंश्योरेंस प्रीमियम। नंबर 3 रिपेयर रिन्यूअल एक्सपेंसेस भी माइनस कर लो। एंड नंबर 4 इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने लोन लिया था इन मशीनों को खरीदने के लिए तो उस पर जो ब्याज दिया होगा उसकी भी रिडक्शन ले लो। तो जो बैलेंस बचेगा वही आपकी अदर सोर्सेज की इनकम कहलाएगी, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था भाई। क्या हुआ रंजीत, कोई प्रॉब्लम आ रही है? हाँ जी रंजीत, यस सर। ठीक है ना सब? वीडियो ऑफ कर दो अपनी बस। सर ठीक, अब क्लियर है सब कुछ। चलो ठीक है, ऑडियो वीडियो बंद कर दो अपनी। ओके सर। ठीक है, चलो जी वापस आते हैं। तो देखो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था रेंट फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी। वापस ऊपर चलते हैं। ठीक है जी, तो थर्ड पॉइंट हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, पहले भी डिस्कस किया था। फोर्थ हम लोगों ने डिस्कस किया था पहली लास्ट क्लास में, सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो दो तरह के एम्प्लॉई थे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ था, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फोर था। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ऑफ हुआ तो मास्टर वर्सेस सर्वेंट की रिलेशनशिप है, इट मीन्स वो तो कहा जाएगा सैलरी हेड में। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट फोर हुआ तो वहाँ एम्प्लॉय इंडिपेंडेंट होता है, और ऐसे एम्प्लॉय को जो भी कुछ मिलेगा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से वो कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज में। कोई एग्जाम्पशन डिडक्शन नहीं थी। फिर हम लोगों ने देखो लास्ट क्लास में 7th पॉइंट डिस्कस किया था ये, है ना।
ये 7th पॉइंट क्या बोलता था? 7th पॉइंट क्या बोलता था? फॉरफीचर ऑफ एडवांस मनी, कि आपने जो प्रॉपर्टी के लिए एडवांस मनी लिया था वो फॉरफिट कर लिया। वो भी एक डेट होती थी, कौन सी डेट थी? 1 अप्रैल 2014। तो कब फॉरफिट हुआ? 1 अप्रैल 2014 के बाद। तो भैया जितना भी अमाउंट फॉरफिट किया था वो सीधे सीधे अदर सोर्सेज में चला जाएगा, ठीक है। कोई एग्जाम्पशन, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद और देखो लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने। इंश्योरेंस कमीशन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। क्या बोलता था कि आप LIC के एजेंट हैं, लोगों का बीमा करते हैं, तो कंपनी से आपको कमीशन मिलता होगा, वो कमीशन भी फुल्ली टैक्सेबल है। फिर इसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में फैमिली पेंशन पढ़ा था। फैमिली पेंशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि पेंशन दो तरह की, एक नॉर्मल पेंशन जो कि सैलरी हेड में जाता है, एग्जाम्पशन वहाँ भी मिलती है बट उसकी एग्जाम्पशन की बात हम लोग सैलरी हेड में करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है फैमिली पेंशन भाई। फैमिली पेंशन तो डेथ के बाद मिलता है। किसको मिलता है? एम्प्लॉय के घर वालों को। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ पेंशन लिखा है तो सैलरी हेड में जाएगा, फैमिली पेंशन लिखा है तो अदर सोर्सेज में जाएगा। और अदर सोर्सेज में भी अगर गया तो आपको एक एग्जाम्पशन मिलेगी। कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखो जितना भी आपको फैमिली पेंशन मिले ना भाई, उसमें से माइनस कर लेना कितना, 1/3 ऑफ सच पेंशन और 15,000 रुपये, विच एवर इज लोअर, वो माइनस कर लेना, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल भी दिए थे मैंने आपको। चलो जी ये भी डिस्कस कर लिया था। तो फिर हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ा था, ये पॉइंट नंबर 11 कौन से वाला था भाई? ये डायरेक्टर सिटिंग फीस की बात हो रही थी यहाँ। तो मैंने बताया था आपको डायरेक्टर दो तरह के होते हैं भाई, एक होल टाइम डायरेक्टर और दूसरा पार्ट टाइम डायरेक्टर। जो होल टाइम डायरेक्टर है बेचारा सुबह जाता है ऑफिस, शाम को आता है, जो कंपनी कहती है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे एम्प्लॉय को जो भी रेम्युनरेशन मिलता है वो तो सैलरी हेड में चला जाता है, वो तो नौकर आदमी है जी। और दूसरा क्या हुआ? पार्ट टाइम डायरेक्टर, जो कि एक टाइम पे 20 कंपनी का हो सकता है। तो क्या कंपनी का फुल कंट्रोल था उसके ऊपर? नहीं था। तो ऐसे डायरेक्टर को जो भी कुछ मिलता है वो सब कहाँ जाता है? अदर सोर्सेज में। और ऐसे डायरेक्टर को तो हम सैलरी नहीं क्या देते हैं, फीस देते हैं, पर बोर्ड मीटिंग के हिसाब से, कि एक बोर्ड मीटिंग अटेंड कर लो और फीस ले लो भाई, डन। ये सब होता है। चलो ठीक है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया था, डायरेक्टर सिटिंग फीस भी। और क्या डिस्कस किया था भाई? फिर 15th पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था ये वाला, इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन एक्सेस पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, कि अगर आपने एडवांस टैक्स गलती से ज़्यादा जमा करा दिया तो रिफंड मिलेगा। तो मान लो आपने 10,000 रुपये ज़्यादा जमा करा दिए, आपको रिफंड मिले हैं 10,100 रुपये, तो 10,000 तो आपके थे, आप ही को वापस मिले, वो तो आपके लिए इनकम का कोई मतलब है नहीं। बट जो 100 रुपये एक्स्ट्रा मिले, 100 रुपये किस चीज़ के मिले आपको? ब्याज के, तो वो तो इनकम है कि नहीं आपके लिए, वो जाएगा अदर सोर्सेज में, ठीक है ना। और इस पर भी कोई एग्जाम्पशन, कोई डिडक्शन नहीं थी, ये मैंने बताया हुआ, देखो लिखा हुआ है, एडवांस टैक्स एस्टिमेशन बेसिस पे था, ये सब बातें बताई थी मैंने आपको लास्ट क्लास में। कम जमा कराते हो तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, ज़्यादा जमा करा दिया तो रिफंड केस बनेगा, रिफंड केस बनेगा तो आपको साथ में ब्याज भी मिलेगा। ब्याज कितना मिलता है? 0.5% या 0.75%, राइट। तो जितना भी ब्याज मिला था आपको ये अदर सोर्सेज में जाता है सीधे सीधे, और इस पर आपको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलती, कोई डिडक्शन नहीं मिलती, नो एग्जाम्पशन एंड नो डिडक्शन, डन। चलो जी, और लास्ट पॉइंट क्या था? ये इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स में तो मैंने ये बताया था, ये लो नैन्सी का एग्जांपल लिया था, और शायद कि इसकी शादी है जी, इसने शादी में 3 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, पहुंच गए इनकम टैक्स वाले घर, कहाँ से आए थे, और ये कुछ नहीं बता पा रही है कहाँ से आए थे, उसका सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। तो IT डिपार्टमेंट कहाँ डाल देगा इसको? अदर सोर्सेज में। किस नाम से? इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स के नाम से। तो ये तो हम लोगों ने ये था जो डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, पूरा उसको रिवाइज किया शॉर्ट में। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी है तो बताओ मुझे। चलो जी लो, तो गिफ्ट डिस्कस कर रहे हैं भाई आज हम लोग। लो जी, गिफ्ट की बात डिस्कस कर रहे हैं। देखो क्या कहता है गिफ्ट में। देखो ये जो गिफ्ट है ना यार, 3 तरह का हो सकता है, या तो एम्प्लॉयर से मिले, या बिजनेस क्लाइंट और बिजनेस एसोसिएट से मिले, या किसी और से मिले, समझ गए बात। या तो कंपनी से गिफ्ट मिले, कंपनी से मतलब जहां आप जॉब करते हैं,
मालिक गिफ्ट दे के गया आपको करा के। और दूसरा क्या होता है कि गिफ्ट मिला आपको किससे, बिजनेस क्लाइंट से। एक मिनट रुको, दूसरा क्या है, आपको गिफ्ट मिला है किससे, बिजनेस क्लाइंट से, है ना, या फिर बिजनेस एसोसिएट से। और तीसरा क्या है कि भैया फर्स्ट और सेकंड वालों को छोड़ के किसी और से गिफ्ट मिला। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ रही है सर? तो देखो, अगर कंपनी से गिफ्ट मिलेगा, एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिलेगा, तो भाई वो तो सैलरी हेड में ही जाएगा। वो तो कहाँ चला जाएगा, सैलरी हेड में। डन। और बिजनेस क्लाइंट आपको गिफ्ट दे के गया, अब जैसे आप लोग हो, आप स्टूडेंट हो, अगर आप मुझे गिफ्ट दे के जाते हो तो वो मेरे लिए कहाँ जाना चाहिए, सैलरी थोड़ी दे के जा रहे हो मुझे ना, अदर सोर्सेज में, तो वो तो कहाँ जाएगा, पीजीबीपी में। बिजनेस प्रोफेशन है जी मेरा। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सुनो, तो जैसे आपका बिजनेस है, और कई बार क्या होता है, जिससे आप सामान खरीदते हो ना डीलर लोगों से, वो क्या कहते हैं कि भैया दीपावली के टाइम पे आप 1 लाख का माल खरीद लो तो हम आपको फ्रिज गिफ्ट में दे देंगे। कहते नहीं कहते हैं? बोलो, कंफर्मेशन तो देते रहो, मुझे समझ तो है ऑडियो जा रही है कि नहीं जा रही है? ठीक है, यस सर। वो सब कहाँ जाएगा, पीजीबीपी हेड में जाएगा भाई। मान लो आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, और आपने ना किसी पेशेंट का ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, वो पेशेंट बड़ा खुश हुआ, आपको 51,000 रुपये नकद गिफ्ट दे के गया। तो बताओ वो गिफ्ट क्यों दे के गया? आपने बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड है कि नहीं है, ये बताओ। यस सर। बिल्कुल है भाई। वो गिफ्ट क्यों दे के गया 51,000 रुपये आपको? आपने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अगर ऑपरेशन गलत हो जाता या ऑपरेशन नहीं करते तो गिफ्ट थोड़ी दे के जाता वो आपको। बिजनेस क्लाइंट खामा में गिफ्ट तो देगा नहीं आपको। तो बिजनेस क्लाइंट अगर गिफ्ट दे रहा है तो कहाँ दिखाओ, बोलो। पीजीबीपी में। और कोई और गिफ्ट दे के जाए आपको, मतलब ना तो एम्प्लॉयर ने दिया ना बिजनेस क्लाइंट ने दिया, तो फिर कहाँ जाएगा? अदर्स से अगर मिला तो अदर सोर्सेज में, है ना। ठीक है, चलो वापस आते हैं। अगर सैलरी से गिफ्ट मिला ना भैया, सैलरी हेड में अगर जा रहा है, अगर एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिल रहा है तो उसमें भी दो बातें हैं। अगर वो गिफ्ट आपको कैश में मिला, चेक में मिला, ड्राफ्ट से मिला, तब तो फुल्ली टैक्सेबल है। ये तीनों तो इक्विवेलेंट टू कैश ही माने जाते हैं भाई। बट अगर इन काइंड मिला, समझते हो ना, इन काइंड मिला मीन्स एम्प्लॉयर ने आपको घड़ी दे दी टाइटन की 10,000 रुपये की, तो क्या होगा उस केस में? 5,000 तक तो एग्जेम्प्ट होगा, एंड जितना भी 5,000 से एक्सीड करेगा वो टैक्सेबल होगा बस। ठीक है, तो मान लो कंपनी ने आपको टाइटन की घड़ी दे दी है, लो एग्जांपल लिख देता हूँ मैं यहाँ, टाइटन वॉच दे दिया, कितने की? 6,000 रुपये की दे दी मान लो। उसमें से क्या करो, माइनस एग्जेम्प्ट कर लेना, क्योंकि तो इन काइंड हो गया ना भाई। कितना एग्जेम्प्ट कर दूं? 5,000। तो टैक्सेबल कितना कर दूं भाई? 1,000। और ये 1,000 कहाँ टैक्सेबल होंगे? सैलरी हेड में। क्लियर है बात? और देखो, कंपनी ने अगर आपको घड़ी ही 4,000 रुपये की दी है तब सर पूरा एग्जाम्प्ट है सर, पूरा एग्जाम्प्ट है। तब तो पूरा ही एग्जाम्प्ट है, फिर क्या दिक्कत है? या कंपनी ने आपको 11,000 रुपये के कपड़े दे दिए तो 5,000 एग्जाम्प्ट दे दिए, 6,000 टैक्सेबल है। और 11,000 रुपये नकद दे दिए, चेक दे दिया, वो तो सर वो भी पूरे टैक्सेबल होगा ना, क्योंकि वो तो कैश है। बिल्कुल जी, पूरा टैक्सेबल होगा। तो मान लो कंपनी ना, जो आपकी कंपनी का एम्प्लॉयर है, मतलब जो आपका एम्प्लॉयर है, वो आपके बर्थडे पे आता है, और हर एम्प्लॉई के बर्थडे पे जाता है जी, वो सिर्फ आपके नहीं, हर एम्प्लॉई के बर्थडे पे जाता है, और 11,000 रुपये नकद दे के जाता है। तो आपके बर्थडे पे भी आया, 11,000 रुपये दे के गया, तो क्या करूँ? टैक्सेबल है 11 के 11। इसको अदर सोर्सेज में ले जाना है, इसको तो सैलरी हेड में लेके जाना है, क्योंकि कंपनी दे के गई। और बिजनेस क्लाइंट या एसोसिएट से मिले तब तो फुल्ली टैक्सेबल है, कोई एग्जाम्पशन कोई डिडक्शन नहीं है जी लोग। नो एग्जाम्पशन नो डिडक्शन। डन। नो एग्जाम्पशन प्लस नो डिडक्शन। और भाई अगर किसी और से गिफ्ट मिलेगा तो अदर सोर्सेज में जाएगा, है ना।
किसी और से गिफ्ट मिले तो कहा जाएगा अदर सोर्सेज में, और अदर सोर्सेज में भी जाएगा तो उसमें फिर से दो बातें होंगी। देखो अगर ये गिफ्ट मिला भाई आपको रिलेटेड पार्टी से, किससे मिला, रिलेटेड पार्टी से, तब तो फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब ये रिलेटेड पार्टी होते कौन है ये मैं बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेना इसकी, ये डिस्कस करेंगे अभी हम कौन कौन रिलेटिव हैं हमारे। और देखो ऐसा नहीं कि रिलेटिव जो हमने यहाँ पढ़ लिए पूरे इनकम टैक्स में वही चलेंगे, तो पूरे इनकम टैक्स में रिलेटिव का मीनिंग हर जगह अलग अलग है। कुछ जगह तो पेरेंट्स भी रिलेटिव नहीं है, याद रखना। क्लियर है बात मेरी? तो रिलेटिव अलग अलग है जी हर जगह, यहाँ भी अलग मिलेंगे। चलो वापस आते हैं। तो भैया अगर रिलेटेड पार्टी से मिले तो क्या करना है, फुल्ली एग्जेम्प्ट कर देना है, टैक्स लेना ही नहीं है। तो रिलेटिव से, तो जैसे आपका भाई है, आपको हर महीने 1 लाख रुपए गिफ्ट देता है, तो साल का कितना गिफ्ट हो गया, 12 लाख रुपए। टैक्स देना है क्या? नहीं देना है, आपको कोई टैक्स नहीं देना है, भाई दे चुका होगा ऑलरेडी। बट अगर आपका दोस्त आपको गिफ्ट कर रहा है तब तो टैक्स देना है भाई, दोस्त ने भी टैक्स दिया होगा और आप भी दोगे, दोनों अलग अलग हो ना, ठीक है, तब तो टैक्स देना ही देना पड़ेगा आपको भी। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? चलो, तो रिलेटेड पार्टी से मिले तो भैया फुल्ली एग्जाम्प्ट है। ठीक, रिलेटेड पार्टी कौन है अभी हम चेक करेंगे। तो इन लोगों से जो रिलेटिव है उन लोगों से जितना चाहो उतना गिफ्ट ले लो, जितना वो लोग दे सके उतना गिफ्ट ले लो, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो रिलेटिव होंगे कौन, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये सब आएंगे, स्पाउस, इनसे जितना चाहो उतना गिफ्ट लेते रहो, कोई टैक्स नहीं लगेगा। चलो तो देखो अगर, हाँ जी कुछ पूछना चाह रहे हो? चलो वापस आते हैं, सुनो। तो अगर रिलेटेड पार्टी से गिफ्ट लेते हो तो भैया चाहे जितना ले लो कोई दिक्कत नहीं है, और किसी भी टाइम पे ले लो। बट अगर अनरिलेटेड पार्टी से गिफ्ट लोगे, किससे गिफ्ट लोगे, देखो अनरिलेटेड पार्टी से लोगे, ठीक है ना। तो अनरिलेटेड पार्टी थोड़ा सा इधर से रख गया ये। तो फ्रॉम अदर्स में दो हो गए, एक तो रिलेटेड पार्टी, दूसरा अनरिलेटेड पार्टी, ठीक है। एक मिनट, इसको छोटा करो तो शायद आ जाए। चलो जी वापस आते हैं, कोई बात नहीं, सुनो। तो ये जो अदर्स है ना, ये इसमें दो एरो ऐसे हुए, एक एरो तो ये वाला है भाई और एक एरो ये वाला है, ठीक है। ये वाला एरो हटा देना, फिर यहाँ से यहाँ से जाना, ठीक है। दो एरो ये है। तो रिलेटेड पार्टी से लोगे फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा, अनरिलेटेड पार्टी से लोगे, यूआरपीएस मतलब अनरिलेटेड पार्टी से लोगे तो उसमें फिर से दो बातें होंगी भाई। अनरिलेटेड पार्टी से लोगे तो क्या दो बातें होंगी, या तो आपने मैरिज के टाइम पे लिया, विल के टाइम पे लिया, इनहेरिटेंस के टाइम पे लिया, तो भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा भाई। मीन्स रिलेटेड पार्टी से तो चाहे किसी भी मौके पे ले लो, बट अगर अनरिलेटेड पार्टी से लोगे तो किस मौके पे लेना है, या तो शादी के टाइम पे, मैरिज, विल, इनहेरिटेंस के टाइम पे लोगे तो एग्जाम्प्ट होगा। मतलब दोस्त लोग भी अगर गिफ्ट देंगे ना आपकी शादी के टाइम पे तो जितना चाहो उतना गिफ्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कहना चाह रहा है वो, एग्जाम्प्ट है। क्लियर है बात मेरी? यहाँ तक बताओ। कंफर्मेशन दो। Yes sir. तो शादी के टाइम पे, शादी के टाइम पे जितना चाहे उतना गिफ्ट ले लो। इसलिए डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे जिनकी शादियां थी उन्हें बड़ा फायदा हुआ यार। क्या फायदा हुआ, शादी के टाइम पे जितना चाहे उतना गिफ्ट ले लो, तो आपने ओल्ड करेंसी के हिसाब से ले लिया, ठीक है। अब उसको जस्टिफाई करने में तो कोई दिक्कत आई नहीं, कहते सर शादी में गिफ्ट आया, क्या करें उसका, सोर्स एक्सप्लेन करने में तो दिक्कत नहीं आएगी ना, ठीक है। इनकम टैक्स देना ही नहीं है, एग्जम्प्ट है। तो मैरिज, विल, इनहेरिटेंस के टाइम पे जितना चाहे उतना गिफ्ट ले लो भैया, सब एग्जम्प्ट है। और अदरवाइज समझ रहे हो क्या मतलब, अनरिलेटेड पार्टी से मिला, अनरिलेटेड पार्टी से मिला, और वो भी ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, विल, है ना, इनहेरिटेंस के टाइम पे नहीं मिला, तो क्या होगा, तो हम यहाँ चले गए। तो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग।
ठीक है जी। तो अनरिलेटेड पार्टी से मिला और मैरिज विल इनहेरिटेंस का केस नहीं है तो अदरवाइज में जाओगे। चलो जी अदरवाइज में चल लेते हैं। अब अदरवाइज में ना यार फिर से 3 बातें हैं देखो। अदरवाइज में फिर से 3 बातें हैं कि आपको जो गिफ्ट मिला वो या तो कैश, चेक या ड्राफ्ट में मिला। हार्ड कैश दे दिया किसी ने आपको, या चेक दे दिया या ड्राफ्ट दे दिया, या फिर मूवेबल एसेट्स गिफ्ट में मिली। मूवेबल एसेट्स का मतलब किसी ने आपको ज्वेलरी गिफ्ट कर दी, डायमंड्स गिफ्ट कर दिए, शेयर्स गिफ्ट कर दिए, है ना। और तीसरी बात है किसी ने आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, बिल्डिंग ही गिफ्ट कर दी जी किसी ने आपको। और देखो अगर बिल्डिंग पेरेंट्स ने गिफ्ट किया तब तो वैसे ही बात खत्म हो गई। रिलेटेड पार्टी से तो जितना चाहो उतना गिफ्ट ले लो, वो तो सब एग्जाम्प्ट है जी। ठीक है, ये कहना चाह रहा था वो। डन, सुनो तो यहाँ इमूवेबल एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी जो गिफ्ट की है, किसने गिफ्ट किया? रिलेटेड पार्टी ने, अनरिलेटेड पार्टी ने? अनरिलेटेड पार्टी ने। और वो भी ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज विल इनहेरिटेंस नहीं है। अगर उस वजह से वो ऐसे ही एग्जाम्प्ट है फिर तो बात ही खत्म है। चलो, तो अगर मैं कैश, चेक, ड्राफ्ट की बात करूं भाई, तो इसमें फिर से 2 बातें हैं कि अगर आपको ये जो गिफ्ट है इन एग्रीगेट, AGG मतलब इन एग्रीगेट लिखना है इसको, मैंने शॉर्ट में लिखा है इन एग्रीगेट इन 1 फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर लिखा है ये मैंने, इन एग्रीगेट इन 1 फाइनेंशियल ईयर नॉट मोर देन 50,000 है तो भैया एग्जम्प्ट है, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल है। यहाँ तक बात समझे? कुछ क्या कहना चाह रहा है? पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको गिफ्ट कितने का मिला, 50,000 रुपये या उससे कम का मिला तो एग्जम्प्ट है भाई। और अगर 50,000 से ज़्यादा का मिला ना तो फुल्ली टैक्सेबल है। और किससे मिल रहा है गिफ्ट? अनरिलेटेड पार्टी से। रिलेटेड से तो जब चाहो जितना चाहो ले लो, और वो भी अनरिलेटेड पार्टी से भी कब? नॉट ऑन द ओकेजन ऑफ विल, मैरिज, इनहेरिटेंस को छोड़ के। क्लियर है भाई बात यहाँ तक? यस सर। चलो ठीक है। नैन्सी आवाज आ जा रही है ना मेरी? चलो रंजीत आवाज आ रही है? ठीक है भाई। चलो जी, तो कैश, चेक और ड्राफ्ट की बात हमने कर ली कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर 50,000 से कम का गिफ्ट है तो एग्जम्प्ट है, और 50,000 से ज़्यादा का है तो टैक्सेबल है। लो इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ यार। मान लो ये मिस्टर एक्स हैं जी, और इनके ना 6 दोस्त हैं, 6 फ्रेंड्स हैं जी। 1 2, इनके नाम भी यही हैं बस, 1 2 3 नाम है, 4 5 एंड 6 नाम भी इनके यही हैं। 1 2 3 4 5 6 नाम, नंबरिंग में नाम रखे हुए हैं इन्होंने, मान लो। चलो ऐसा हुआ, ये 6 फ्रेंड्स हैं इनके, और भाई शादी के टाइम पे ना 10-10 हज़ार रुपये सब ने गिफ्ट दिए इसको। 10 हज़ार रुपये सब ने गिफ्ट किए, 6 के 6 दोस्तों ने। ठीक है, कब गिफ्ट किए? शादी के टाइम पे। तो बताओ कितना टैक्सेबल करूं? सर पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा सर ये। पक्का? दोस्त रिलेटिव थोड़ी होते हैं भाई, वो तो अनरिलेटेड होते हैं। पर सर वो है तो शादी के टाइम के ना। हाँ बिल्कुल सही बात है जी, शादी के टाइम के हैं इसलिए टैक्सेबल होंगे? नहीं होंगे, एग्जम्प्ट हो जाएंगे ये लोग, एग्जम्प्ट है। शादी के टाइम पे तो 6 जोड़ो चाहे 60 लोगों से गिफ्ट ले लो आप। चलो अगर अदरवाइज गिफ्ट लोगे भैया शादी नहीं हो रही है उसकी। अच्छा बर्थडे की बात कर लेते हैं। चलो बर्थडे पे गिफ्ट मिला जी, बर्थडे पे ले सकते हैं क्या? सर ले तो सकते हैं, फिर वो 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा ना, 50,000 के एकदम करके। सुनो, बर्थडे को कवर अप नहीं करना है,
मतलब बर्थडे के टाइम पे अगर गिफ्ट लोगे तो 50,000 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा वो। और टैक्सेबल भी वो नहीं, पूरा टैक्सेबल होगा, ये मैं बताऊंगा आगे। अच्छा सर, पूरा होगा। हाँ, अदरवाइज बर्थडे के टाइम पे देखो, बर्थडे भैया हर साल आता है और शादी एक बार होती है, तो बर्थडे के टाइम पे एग्जाम्प्ट नहीं कर सकते, फिर तो तुम हर साल पता नहीं बर्थडे पे कितने गिफ्ट लिया करोगे। ठीक है, तो बर्थडे के टाइम पे टैक्सेबल होगा, नो एग्जाम्पशन। ठीक है, चलो, और अदरवाइज ले लें, ये तो बर्थडे की बात कर ले लो हमने। ठीक है, अदरवाइज ले लो, थर्ड एरो और बना दिया मैंने। अदरवाइज और बर्थडे दोनों इक्वल फुटिंग पे ट्रीट हो रहे हैं, नहीं? तो देखो ऐसा हुआ, इनके ना 5 दोस्त थे, ये 6 दोस्त थे वैसे तो शुरू के जो 5 दोस्त हैं, इन्होंने ना अलग अलग टाइम पे अलग अलग डेट को 10-10 हज़ार रुपये गिफ्ट दिए मिस्टर एक्स को। और आज ना मान लो 31 मार्च है भाई, 31 मार्च 2021, आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा चलेगा? 19, 20, 20, 21। तो भाई 19-20 चलेगा तुम्हारा, तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 चलेगा आप लोगों का, और असेसमेंट ईयर 20-21 चलेगा। तो आज भैया 31 मार्च 2020 है, और आज ना ये 6ठा दोस्त भी आया जी, 6 फ्रेंड रह गया था ना, इसने अभी तक गिफ्ट नहीं दिया था, तो ये 6ठा दोस्त और आ गया आज, ये लो 6th फ्रेंड आया जी आज। और ये बंदा ना, ये भी 10,000 रुपये लेके आया, चेक लेके आया गिफ्ट के लिए। सर मुझसे भी गिफ्ट लो, आप लोगों ने सबसे गिफ्ट लिया, मुझसे गिफ्ट नहीं लिया था, मैं रह गया था, मुझसे भी गिफ्ट लो। आप किसको कह रहा है? मिस्टर एक्स को। तो बताओ गिफ्ट ले ले क्या इससे? नहीं सर, उस बेचारे को लॉस हो जाएगा पूरे 60 का। हाँ, उस पे टैक्स देना पड़ जाएगा ना। बिल्कुल सही बात है जी। तो अभी तक तो 50,000 है जी टोटल, 50,000 तक तो वैसे ही एग्जाम्प्ट होता है, कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, गिफ्ट अगर अदर सोर्सेज में जाएगा तो 50,000 तक एग्जाम्प्ट है, बट अगर इस 10वें फ्रेंड से भी गिफ्ट ले लिया ना भाई, तो ये फिर 60,000 हो जाएंगे। तो अब जो टैक्स लगेगा ना, अगर 60,000 हुए तो 10,000 रुपये नहीं लगेगा, 60 के 60,000 रुपये लगेगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा फिर तो, ये बात याद रखना। तो अगर 6 फ्रेंड से भी 10,000 का चेक ले लिया तो टैक्सेबल हो जाएगा भाई, और वो भी कितना? सर पूरा 60। पूरा 60,000 टैक्सेबल हो जाएगा भाई, ये है बस गड़बड़। तो मीन्स 50,000 रुपये मैंने ऑलरेडी गिफ्ट ले रखा है सब लोगों से, अलग अलग डेट पे अलग अलग लोगों से अलग अलग, है ना? और लास्ट डेट पे 1,000 रुपये का गिफ्ट देने कोई और आ गया मुझे, तो अगर मैं उससे भी गिफ्ट ले लूँगा ना 1,000 का, तो मुझे 51,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। 50,000 तक तो वैसे तो एग्जाम्प्ट है, बट अगर 1,000 रुपये उससे गिफ्ट ले लूँगा तो 51,000 हो जाएंगे, और अगर ये 51,000 हुए ना, तो फिर मुझे इस पर टैक्स देना पड़ेगा भाई, 51 के 51,000 रुपये। और मान लो मेरी इनकम तो 10 लाख क्रॉस कर रही है, 10 लाख क्रॉस कर रही है, तो मुझे तो वैसे ही टैक्स कितने परसेंट देना है? 30%। भैया 51,000 का 30% अगर मैं निकाल दूँ तो कितना आता है? 15,300 रुपये आता है। तो कहाँ की समझदारी है कि मैं उससे 1,000 रुपये गिफ्ट लेके 15,300 रुपये टैक्स दे दूँ? कहाँ की समझदारी है? ठीक है, इससे अच्छा तो मैं इसे ही ना मना कर दूँ कि भैया ठीक है इस साल का तो कोटा पूरा हो गया, आज 31 मार्च है ना, आज लास्ट डेट है, आज तो मैं गिफ्ट लूंगा नहीं भाई तुझसे, तू कल आना, सबसे पहले तू ही गिफ्ट देना मुझे, और बताओ, क्योंकि कल तो 1 अप्रैल हो जाएगा ना, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर काउंट होगा, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फिर से 50,000 रुपये गिफ्ट ले सकते हैं आप। बताओ, यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? Yes, चलो ठीक है। चलो जी, तो ये हमने बात की अभी कैश चेक ड्राफ्ट के केस में कि इन शॉर्ट 50,000 से कम का है तो एग्जाम्प्ट है, 50,000 से ज़्यादा का है तो टैक्सेबल है, और 50,000 से ज़्यादा का है बट फ्रेंड से मिला, उसे रिलेटेड पार्टी से मिला तो वैसे ही एग्जाम्प्ट है, और फ्रेंड से मिला वो भी शादी के मौके में मिला तो भी एग्जाम्प्ट है, राइट? चलो,
ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सबको मेरी? यस सर। चलो जी। तो देखो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं अभी मूवेबल एसेट्स की। रुक जाओ एक मिनट। लो जी शुरू करते हैं, सुनो। तो देखो भाई, अगर मूवेबल एसेट्स की बात करूं, अभी तक हमने जो बात की है वो कैश, चेक, ड्राफ्ट की बात की है, ठीक है। अब अगर मूवेबल एसेट्स की बात करें तो मूवेबल एसेट्स में ना आपको एफएमवी देख के चलना है, ठीक है। अपनी ऑडियो बंद कर दो भाई, सब म्यूट कर दो। सुनो जी, तो मूवेबल एसेट्स की बात कर रहे हैं। मूवेबल एसेट्स में आपको क्या देखना है? एफएमवी, कि किसी ने आपको कोई मूवेबल एसेट्स गिफ्ट में दे दी भाई, और किसी ने अगेन, किसने, रिलेटिव ने दिया तो वैसे ही एग्जाम्प्ट है भाई, और अनरिलेटेड पार्टी ने दिया, अगेन मैरिज, विल, इनहेरिटेंस के टाइम दिए तो भी एग्जाम्प्ट है, ठीक है। यहाँ तक बात। अब किसने गिफ्ट किया है? यहाँ मूवेबल एसेट्स गिफ्ट किए हैं, अनरिलेटेड पार्टी ने किए हैं, और मैरिज, विल, इनहेरिटेंस का केस नहीं है, तो हम यहाँ आ रहे हैं एक तरह से। तो अब इसमें क्या होगा देखो, सबसे पहली चीज़ तो ऐसा है, एफएमवी कंसीडर करेंगे, ये बात समझ के। तो मान लो किसी ने आपको ज्वेलरी गिफ्ट कर दी, तो ज्वेलरी का आज की डेट में मार्केट वैल्यू देख लेंगे कितना है। तो अगर वो मार्केट वैल्यू उस ज्वेलरी का 50,000 से कम है तो एग्जाम्प्ट है, और अगर 51,000 रुपये एफएमवी है तो फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। तो अगर 51,000 एफएमवी है तो सिर्फ 1,000 टैक्सेबल नहीं होंगे, 51,000 के 51,000 फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो, तो मूवेबल एसेट्स में सबसे पहली चीज़ तो हम सिर्फ इन आइटम्स को काउंट करेंगे। कितनी आइटम्स हैं ये? शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरीज एंड बुलियंस, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड वर्क ऑफ आर्ट। सिर्फ ये 7 आइटम को काउंट करेंगे। इट मीन्स इन 7 के अलग किसी ने कुछ और अगर आपको गिफ्ट दिया तो वैसे ही एग्जाम्प्ट है। तो इन 7 आइटम में से कुछ भी गिफ्ट किया किसने? अनरिलेटेड पार्टी ने, वो भी मैरिज, विल, इनहेरिटेंस के टाइम पे नहीं है, तब टैक्सेबल होगा, और वो भी 50,000 से ज़्यादा का है तब टैक्सेबल होगा। और इन 7 के अलग कोई और चीज़ गिफ्ट में मिली है तो भैया वो तो वैसे ही एग्जाम्प्ट है। क्लियर है? क्या बात बताओ, यहाँ तक कंफर्मेशन दो मुझे। Yes. ठीक है, तो नैन्सी आपको ना किसी ने मोटर कार गिफ्ट कर दी भाई 5 लाख रुपए की, एग्जाम्प्ट है कि टैक्सेबल है? Taxable. टैक्सेबल होगा पक्का? हाँ। सर एग्जाम होगा। हाँ जी जतिन, एग्जाम होगा सर। क्यों? 5 लाख का है और दोस्त ने गिफ्ट दिया है। क्योंकि सर इन 7 चीजों में आना है। हाँ, इन 7 चीज़ों में कवर अप नहीं हो रहा है ना नैन्सी, इन 7 चीज़ों में कवर अप होगा तो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो मोटर कार तो आती नहीं इन 7 में कहीं भी, तो एग्जाम्प्ट ही एग्जाम्प्ट है भैया, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो आपके फ्रेंड ने मोटर कार गिफ्ट किया आपको 5 लाख की, एग्जाम्प्ट है। स्कूटर, बाइक गिफ्ट कर दिया, एग्जाम्प्ट है। और आपके फ्रेंड ने 1 लाख रुपए की ज्वेलरी गिफ्ट कर दी, अब वो देखना पड़ेगा कि क्या शादी के, विल के, इनहेरिटेंस के टाइम पे है? नहीं, तो फिर तो टैक्सेबल है जी। और कितना टैक्सेबल होगा अगर 1 लाख की ज्वेलरी है तो? 50,000 की 1 लाख के? 1 लाख पूरा 1 लाख के 1 लाख टैक्सेबल होंगे। चलो, तो ये 7 आइटम को याद रखना भाई। इन 7 आइटम के अलग कोई और 8वीं आइटम मूवेबल एसेट्स में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। चलो ठीक है जी। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये जो मूवेबल एसेट्स हैं इसमें भी देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि जो मूवेबल एसेट्स हैं इनकी एफएमवी कितना है। अगर वो एफएमवी भैया नॉट मोर देन 50,000 है, मतलब 50,000 रुपये या उससे कम है ना, इक्वल टू एंड लेस देन 50,000 है तो एग्जेम्प्ट है। और अगर मोर देन 50,000 है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, याद रखना। क्लियर है बात?
तो ये तो हुआ, ये वाली बात तो ही विदाउट कंसीडरेशन, ये ना एक्चुअली इधर आ गया विदाउट कंसीडरेशन, ये था इधर, इसको इधर रख लेना। तो मीन्स मूवेबल एसेट्स में, मूवेबल एसेट्स अगर आपको एक तरह से किसी ने दी है तो उसमें दो बातें हैं, एक तो विदाउट कंसीडरेशन, दूसरा इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। दोनों में फर्क तो है ना। विदाउट कंसीडरेशन का मतलब कंसीडरेशन लिया ही नहीं उसने आपसे, और इनएडिक्वेट कंसीडरेशन का मतलब लिया तो है बट कम लिया है। ठीक है, इसको लो मैं इधर से काट के यहीं लिख देता हूँ, कभी कंफ्यूजन हो रहा होगा। ये यहाँ जाएगा इधर, विदाउट कंसीडरेशन है ना, और ये इनएडिक्वेट है। तो इनएडिक्वेट का मतलब कंसीडरेशन लिया तो है बट कम लिया है। अब जो कम लिया है कंसीडरेशन, उसमें फिर से दो बातें हैं। देखो, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में फिर से दो बातें चलेगी कि जो कंसेशन है अगर वो इक्वल टू एंड लेस देन 50,000 है तो एग्जाम्प्ट, और अगर वो कंसेशन मोर देन 50,000 है तो फुल कंसेशन इज टैक्सेबल। ये बात समझ रहे हो क्या? भाई एक बार दोबारा बता दो। मैं बताता हूँ, सुनो। इनएडिक्वेट कंसीडरेशन का मतलब कंसीडरेशन लिया तो है बट कम लिया है ना। इन कंसीडरेशन लिया तो है बट कम लिया है। तो इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, लोग कितना कम लिया है जी, डिस्कस कर लेते हैं। आप ऐसे समझ लो, ये ना भाई मिस्टर एक्स हैं और इनको किसी ने ना गिफ्ट वो दे दिया, कोई ये मिस्टर वाई हैं, कोई मूवेबल आइटम्स इन्होंने इनको सेल आउट किए। चलो ज्वेलरी ही ले लेता हूँ, खत्म करते हैं। लो जी, ज्वेलरी है, 1 लाख रुपए उसकी एफएमवी है ज्वेलरी की, और मिस्टर वाई ने इनको कितने में बेची? मान लो सोल्ड फॉर या तो 60,000 में या फिर सोल्ड फॉर 40,000 में। अगर 60,000 में बेचा होगा तो जरा बताओ कंसेशन कितना है, बोलो। 40,000। भाई 1 लाख एफएमवी है, इसमें से 60,000 तो दिए ही हैं हमने, 60,000 तो हमने दिए ही हैं, तो हमें कंसेशन कितना मिला? 40,000। और क्योंकि ये 40,000 50,000 से कम है तो ये तो हो जाएगा एग्जेम्प्ट। बट अगर उसने हमें ये ज्वेलरी 40,000 में बेची होती तो हमारे लिए कंसेशन कितना हो जाता भाई? फिर 60,000 रुपये, 60,000 40,000 में बेची होती तो हमें फायदा या कंसेशन कितना होता? 60,000। तो कंसेशन 60,000 हो जाता। अब ये 60,000 तो देखो 50,000 से ज़्यादा है भाई, तो इसका मतलब इस केस में क्या होता? इस 60,000 को फुल्ली टैक्सेबल कर देंगे हम लोग, है ना। फुल्ली टैक्सेबल कितना? 60,000। ये करना है। ठीक है, देख लो एक बार, इसको माइंड में सेट कर लो पूरी बात को। हाँ जी, समझ में आ गई बात? चलूँ आगे? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, नैन्सी, मानसी, क्लियर है सबको?
यस सर। ठीक है, तो ये मूवेबल एसेट्स की बात की है जी मैंने। अब हम आते हैं इमूवेबल एसेट्स पे। इमूवेबल एसेट्स में तो वही हो गया, लैंड, बिल्डिंग, है ना, ये सब चीज़ें कवर अप होंगी भाई। तो इमूवेबल एसेट्स के केस में हमें क्या देखना है? सबसे पहली बात एसडीवी देखना है। एसडीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो देखो, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे बिल्डिंग वगैरह हैं, तो इस केस में क्या होता है, वैल्यू भी दो होती हैं। बिल्डिंग हुई, इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई, उस केस में ये वैल्यूज भी दो होती हैं। एक तो होता है एफएमवी, एक होता है एसडीवी। समझते हो बात? एफएमवी मींस फेयर मार्केट वैल्यू एंड एसडीवी मींस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, तो मान लो जैसे मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ जी उत्तम नगर में, 50 गज का फ्लोर खरीद रहा हूँ, तो क्या रेट होगा शू मार्केट में या फिर आर्य समाज रोड पे अगर देखें तो नियर अबाउट 50 गज का जो फ्लोर होगा 25 लाख के आसपास होगा। तो ये मार्केट वैल्यू है। पर जब मैं इसकी रजिस्ट्री करवाऊंगा ना, तो कागज़ कितने के बनेंगे? मुश्किल से 15 लाख के आसपास के, 14-15 लाख के। तो वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। तो देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हमें एफएमवी को काउंट नहीं करना है। किसको काउंट करना है? एसडीवी को। एसडीवी मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का मतलब क्या होता है? जितने रुपए पे स्टैम्प ड्यूटी जाएगी गवर्नमेंट को, जितने रुपए के कागज बनेंगे। तो लाइक जैसे आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराते हो तो स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगती है? फीमेल के नाम से कराते हो तो 4% लगती है भाई, और मेल के नाम से कराते हो तो 6% लगती है, और दोनों के नाम से कराते हो तो 6, 4, 10 डिवाइडेड बाय 2 5% लगती है। बट 5% किसका? वो या 6%, 4% किसका? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का लेना है। ठीक है जी, तो वैल्यू कितनी है? 15 लाख। तो 15 लाख का 6% मतलब 90,000 रुपए के आसपास स्टैम्प ड्यूटी लग जाएगी आपकी। क्लियर है बात मेरी यहाँ तक? यस। चलो, तो ये स्टैम्प ड्यूटी वाला पॉइंट रिपीट कर दो। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में मैंने सिर्फ नैन्सी ये बताया आपको कि भैया प्रॉपर्टी के केस में ना मार्केट वैल्यू अलग होती है, फेयर मार्केट वैल्यू अलग होती है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अलग होती है। तो कभी आप मकान खरीदने जाओगे, तो अगर मकान खरीद रहे हो ना 50 लाख का, तो जब उसकी रजिस्ट्री कराओगे ना, तो कागज़ तो मुश्किल से उसके 50% के आसपास ही बनते हैं। 25 लाख के आसपास के कागज़ बनेंगे। तो इसका मतलब गवर्नमेंट की बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी है? 25 लाख। बट मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है? 50 लाख। तो स्टैम्प ड्यूटी कितने पे जाएगी? जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो 25 लाख है, उसका 6%, 4%, 5% स्टैम्प ड्यूटी लगती है आपके ऊपर। तो प्रॉपर्टी के केस में या इमूवेबल एसेट्स के केस में हमें एफएमवी नहीं देखना है, हमें क्या देखना है? एसडीवी देखना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। क्लियर है बात यहाँ तक? चलो, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखना है जी इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। तो आपको डन? यस सर। ठीक है, बहुत देर बाद आवाज आई। एक मिनट रुको जरा। हाँ जी, तो देखो अब ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है गवर्नमेंट का नोटिफाइड वैल्यू है ये। डन? अब ये वैल्यू भी तो चेंज हो सकती है ना, ये वैल्यू भी चेंज हो सकती है। तो मान लो आज ना, मान लो जी 1 जनवरी है, 1 Jan 2020 है। ठीक है, आज मेरे पास ये, या आज मैं गया किसी के पास, ये लो
लेते हैं हम लोग, मानसी ले लेते हैं ये लोग। मानसी के पास गया मैं आज, क्या कह रहा हूँ, मानसी प्रॉपर्टी बेचनी है क्या आपने? कहते हैं हाँ सर मेरे पास तो 3-4 प्रॉपर्टी पड़ी है, उत्तम नगर वाली खरीद लो। मैंने कहा ठीक है भाई चलो उत्तम नगर वाली प्रॉपर्टी बेच दो। ठीक है, और इसने क्या कहा, मैंने कहा भाई कितने की है? कहते जी 50 लाख रुपए की है। मैंने क्या कहा इसको, और ये 50 लाख रुपए की है मतलब 50 लाख तो एफएमवी हुआ ना, बट गवर्नमेंट की बुक्स में देखूं अगर एसडीवी आज की डेट में, कब की डेट में, 1 जनवरी 2020 को अगर देखो एसडीवी, तो भैया ये मान लो 25 लाख है। मैंने इसको क्या कहा मानसी को कि ये ले भाई 5 लाख रुपए एडवांस, बयाना ले ले, और मुझे ना 2 महीने का टाइम दे दे, 2 महीने के अंदर अंदर बाकी के 45 लाख अरेंज कर लूंगा और रजिस्ट्री करवा लूंगा। मैंने ये कहा इसको, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 महीने तो नॉर्मल टाइम में देना ही पड़ता है सेलर बायर को। ठीक है जी कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, मैं रजिस्ट्री कब करा रहा हूँ इसकी, 2 महीने बाद, मतलब 28 फरवरी आ गया जी लो, 28 फेब को रजिस्ट्री करवा रहा हूँ मैं, 45 लाख अरेंज हो गए, रजिस्ट्री करवा रहा हूँ। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता अब इस डेट को एसडीवी चेंज हो गया? सबसे पहली चीज हमें एफएमवी से मतलब था, एसडीवी से मतलब था मानसी। हाँ जी मानसी, यस सर। हमें एफएमवी से मतलब था कि एसडीवी से मतलब था, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में एसडीवी। एसडीवी से। तो क्या इन 2 महीने के बीच में एसडीवी चेंज नहीं हो सकता? हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो एसडीवी घट के ना 20 लाख रह गया इसका, एसडीवी घट के 20 लाख रुपए रह गया। तो मुझे 25 लाख कंसीडर करना है, 20 लाख कंसीडर करना है? प्रॉब्लम यहाँ है, तो एसडीवी चेंज भी तो हो सकता है। तो ये चीज मैंने यहाँ बताई है, देखो ऊपर एसडीवी तो लेना है, बट कब का लेना है, कब का लेना है एसडीवी? देखो ये लिखा है एसडीवी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, कि एसडीवी कब का लेना है, जिस डेट को एग्रीमेंट हुआ था। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड की 2 कंडीशन होती है यहाँ, प्रोवाइडेड एडवांस इज रिसीव्ड, कुछ ना कुछ आपने एडवांस जरूर लिया हो या दिया हो, है ना, और प्लस वो जो एडवांस लिया या दिया था वो अदर देन कैश था, अदर देन कैश था। अदरवाइज, अदरवाइज मतलब अगर इन दोनों में से किसी भी कंडीशन का कॉन्ट्रावेंशन हुआ, अदरवाइज तो क्या होगा, एसडीवी ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेंगे। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? हाँ जी नैन्सी एंड मानसी। सर वो अदर दिन क्या है सर, वो कैसे? वो ये कहना चाह रहा है कि जो आप बयाना दिया या बयाना जो लिया ना आपने, जो बयाना दे के आए वो आपने कैश में ना दिया हो, कैश में अगर दिया हो तो मैनिपुलेट कर सकते हो ना यार उसे। तो कैसे दिया हो बयाना, या तो चेक से दिया हो, ड्राफ्ट से दिया हो, बैंक ट्रांसफर किया हो, बट कैश ना दिया हो। अच्छा सर वो कैश में हार्ड कैश आएगा। हाँ कैश मतलब हार्ड कैश की बात हो रही है यहाँ, ओके, कि हार्ड कैश को तो मैनिपुलेट कर सकते हो आप। अगर एसडीवी बाद में कम हो गई तो तुम कहोगे नहीं सर मैंने तो बयाना दिया ही नहीं था, नहीं उससे सेटिंग कर लोगे, ठीक है। और अगर एसडीवी मतलब पहले वाले की कम हो गई तो कहीं कोई नहीं सर मैंने तो बयाना दे रखा था, इस तरह से मैनिपुलेट कर लोगे चीज़ों को। बट अगर कैश था, ड्राफ्ट था, बैंक ट्रांसफर का था, तो भैया अकाउंट से इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी ना, मैनिपुलेट नहीं कर सकते आप। ठीक है बात मेरी? बताओ यहाँ तक बताओ नैन्सी मानसी, कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेरी है तो बताओ भाई। चलो तो मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में सबसे पहली बात एफएमवी देखना है कि एसडीवी देखना है, एसडीवी देखना है हमेशा। दूसरी बात एसडीवी कब का देखना है, डेट ऑफ एग्रीमेंट का देखना है कि डेट ऑफ रजिस्ट्री का देखना है। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट का मतलब, डेट ऑफ एग्रीमेंट का मतलब जिस दिन आपने बयाना दिया,
एग्रीमेंट की डेट वही कहलाती है, यस रजिस्ट्रेशन की डेट बाद में आएगी। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट का देखना है कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का देखना है? डेट ऑफ एग्रीमेंट का देखना है, प्रोवाइडेड दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। एक तो आपने कुछ ना कुछ बयाना दिया हो, और दूसरी बात वो जो बयाना दिया Yes, sir. था Yes, sir. वो कैश में ना दिया हो, हार्ड कैश ना दिया हो। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो एसडीवी कब का देखना है? डेट ऑफ एग्रीमेंट का, मतलब जिस दिन बयाना दिया था। और दोनों में से किसी भी एक कंडीशन का कॉन्ट्रावेंशन होता है तो कब का देखना है? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का देख लेना है उस केस में, राइट। और उसमें भी देखो, जैसे बाकी सब केसेस में हम देखते रहते हैं, ऐसे ही यहाँ भी देखना है इमूवेबल एसेट्स में भी, कि जो इमूवेबल एसेट्स हैं अगर आपको विदाउट कंसिडरेशन मिली हैं, मतलब खरीदी नहीं है जी, बिल्कुल फ्री में किसी ने गिफ्ट दे दी, आपका दोस्त है उसने आपको बिल्डिंग गिफ्ट कर दी और उस बिल्डिंग की एसडीवी पता 40,000 है मान लो, तो बताओ एग्जाम्प्ट है कि टैक्सेबल है? एग्जाम्प्ट है, 50,000 से कम है। और मान लो उस बिल्डिंग की एसडीवी 60,000 है जी, तब टैक्सेबल कितना, 10,000 की 60 के 60? सर पूरा 60 और एसडीवी भी कब का देखना है? डेट ऑन एग्रीमेंट एग्रीमेंट वाला प्रोवाइडेड दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, तो यही लिखा है देखो, अगर विदाउट कंसीडरेशन था, पैसे दिए ही नहीं, तो एसडीवी देख लो कितना है, अगर नॉट मोर देन 50,000 है या फिर मोर देन 50,000 है। अगर नॉट मोर देन 50,000 है भाई तो फिर तो ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट। और अगर एसडीवी 50,000 से ज़्यादा है तो फुल एसडीवी इज टैक्सेबल। ठीक है, फुल एसडीवी इज टैक्सेबल। क्लियर है बात? यस सर। चलो जी, अजय ये तो बताओ, बोर्ड पे पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा रहता था कि ये पैड पे पढ़ाने में? सर ऐसे ही ठीक है सर, दिख तो रहा है पूरा, वरना बोर्ड छोटा छोटा दिखता है। क्लियर नहीं दिखता तो सर। ये ठीक है ना, ये बेटर है ना? यस सर। ठीक। हाँ जी सर। चलो जी ठीक है, तो मैंने जो खर्चा किया मतलब कामयाब हो गया। चलो ठीक है, वापस आते हैं, सुनो। तो देखो भाई, सबसे पहले हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, वो भी विदाउट कंसीडरेशन वाला केस। अब हम आ गए वापस इनएडिक्वेट कंसीडरेशन पे। तो इनएडिक्वेट कंसीडरेशन का मतलब, इस बार फ्रेंड ने आपको जो प्रॉपर्टी दी है वो पूरी की पूरी गिफ्ट में नहीं दे दी, फ्री में नहीं दी, पैसे लिए हैं, वो अलग बात है, कम लिए हैं। ठीक है, तो भाई विदाउट कंसीडरेशन की बात करूँ इसकी, तो इसका मतलब पैसे लिए ही नहीं उसने। और अगर इसकी बात करूँ, पैसे लिए हैं बट कम लिए हैं, तो अब इसमें फिर से वही दो बातें देखनी पड़ेंगी आपको। कौन सी दो बातें देखनी पड़ेगी? इसको देखो, मैं इधर लेके जा रहा हूँ, कलर ही चेंज कर देता हूँ लोगों प्लीज। लो जी, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन को यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो स्पेस कम हो गया थोड़ा सा। तो इनएडिक्वेट कंसीडरेशन अगर हुआ तो इसमें फिर से दो बातें होंगी। क्या? कि कंसेशन देखेंगे, वही बात जो पहले से देखते आ रहे हैं भाई। कंसेशन अगर इक्वल टू एंड लेस देन 50,000 है तो एग्जाम्प्ट, और अगर ये कंसेशन मोर देन 50,000 है तो फुल्ली टैक्सेबल। बस ये देखना था। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है क्या? यस सर। इसको ना, चार्ट को आपको अपनी राइटिंग में आज के आज, बल्कि क्लास खत्म होते ही बनाना पड़ेगा, वरना आधी चीजें मिस हो जाएंगी, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब एक ओवरऑल मैं इसको पूरे चार्ट को दिखा देता हूँ एक बार, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, जूम इन कर देता हूँ लोग।
सर मिडल में कर दो। कर रहा हूँ, रुक जाओ। अब देखो, अब इतना तो मोबाइल से भी जूम हो जाएगा ना। यस सर। चलो साफ साफ बनाना अपनी हैंड राइटिंग में, क्लास खत्म होती है। चलो जी, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? चलो आगे। यस सर। ठीक है, चलो जी, ठीक है जी। तो देखो, अब हम इसमें सबसे पहले तो रिलेटिव की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं एक बार, कि रिलेटिव होते कौन कौन है, जिनसे हम जितना चाहें उतना गिफ्ट ले सकते हैं और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। देखो जी, कौन कौन है रिलेटिव में, ये दिया नीचे मैंने। देखो भाई, तो रिलेटिव में कौन कौन है? नंबर 1 स्पाउस। स्पाउस समझते हैं? हस्बैंड है तो वाइफ, और वाइफ है तो हस्बैंड, क्या है? स्पाउसेस हैं, तो वो तो रिलेटिव होंगे ही होंगे। तो हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को जितना चाहे उतना गिफ्ट दे, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। सेकंड में आओ, ब्रदर और सिस्टर। आपके जो भाई हैं, ये लो, मैं एक नीचे एग्जांपल ले लेता हूँ। ये लो, ये मान लो मिस्टर एक्स है जी। और देखो, अगर मीटिंग खत्म हो जाए ना, ये क्लास खत्म हो जाए, तो रीलॉगिन करना अभी। इसके थोड़े से क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आज गिफ्ट के। तो ये जो मिस्टर एक्स है, तो मिस्टर एक्स सबसे पहले पॉइंट में तो क्या कह दिया कि भैया जो मिसेज एक्स है ना, वो भी रिलेटिव है। जो मिसेज एक्स हैं मिस्टर एक्स के लिए, वो भी रिलेटिव है। चलो, सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है? ब्रदर और सिस्टर। किसके? मिस्टर एक्स के। तो मिस्टर एक्स का जो भाई है या फिर जो सिस्टर है, वो भी रिलेटिव है। तो मीन्स ब्रदर और सिस्टर से भी जितना चाहो उतना गिफ्ट ले लो। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है? ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस। तो ये जो आपकी वाइफ है ना मिस्टर एक्स की, इसके जो ब्रदर सिस्टर है, इसके ब्रदर मतलब साले साहिबा, साला साहिबा ना, और ये जो सिस्टर है साली साहिबा, सिस्टर इन लो, ब्रदर इन लो, राइट। तो ये भी आप ही के रिलेटिव हैं, मिस्टर एक्स के रिलेटिव हैं ये सब भी। तो मीन्स साले साहब से और साली साहिबा से जितना चाहे उतना गिफ्ट ले लो, सब एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट, ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स। तो वो क्या कहना चाह रहा है? आइदर ऑफ द पेरेंट्स, कहते हैं जो मिस्टर एक्स हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं, फादर के ब्रदर सिस्टर या मदर के ब्रदर सिस्टर, वो सब भी रिलेटेड है। फादर के ब्रदर सिस्टर का मतलब क्या हुआ यहाँ? फादर के ब्रदर मतलब चाचा ताऊ है ना। ऑडियो जा रही है ना सबको मेरी? यस सर। चाचा जी, ताऊ जी, ये सब क्या है? रिलेटिव है जी। और फादर की सिस्टर मतलब बुआएं, बुआ जी भी रिलेटिव है भाई, है ना। ऐसे मदर के ब्रदर सिस्टर, मदर के ब्रदर सिस्टर मतलब, मदर के ब्रदर मतलब मामा जी, और मदर की सिस्टर मतलब मौसी, ये भी रिलेटिव है। चलो जी, और कौन बचा? कहते हैं लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट। तो असेंडेंट और डिसेंडेंट में कौन आएगा? कहते हैं जो मिस्टर एक्स है ना भाई, असेंडेंट में तो ऊपर जाना है। तो ऊपर मतलब लाइक मिस्टर एक्स के जो फादर हैं वो रिलेटिव हैं, फादर के फादर भी रिलेटिव है, फादर के फादर भी रिलेटिव है। 3 पीढ़ियाँ तक कवर अप करते हैं इसे।
और डिसेंडेंट की बात करूँ तो नीचे आ जाओ कि भैया मिस्टर एक्स का जो सन है वो भी रिलेटिव है, सन का जो सन है वो भी रिलेटिव है, ठीक है, सन का सन जो है वो भी रिलेटिव है। इस तरह से कवर अप करते हैं असेंडेंट डिसेंडेंट को। ऐसे लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस भी कवर अप हो जाएंगे। तो मिसेस एक्स है, इनके फादर के फादर वो भी रिलेटिव है। और लास्ट पॉइंट मैंने एक पॉइंट और लिख दिया इन्होंने, देखो स्पाउसेस ऑफ पर्सन्स रेफर टू इन पॉइंट 2 to 6 कि पॉइंट नंबर 2 से लेके 6 में जितने भी लोग हैं ना उन सब की स्पाउसेस भी रिलेटिव हैं। तो कहीं स्पाउसेस की बात नहीं हो रही थी ना, तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे यहाँ भी कि ब्रदर और सिस्टर तो रिलेटिव हैं ही हैं। अब इनके स्पाउसेस का मतलब, इनके स्पाउसेस को और ले आया वो यहाँ बीच में, कहते हैं ब्रदर का स्पाउस मतलब ब्रदर की वाइफ मतलब भाभी, सिस्टर का स्पाउस मतलब सिस्टर का हस्बैंड, तो क्या हुआ जिया जी, वो भी रिलेटिव है भाई। ऐसे ही फादर के ब्रदर सिस्टर थे, तो ब्रदर में कौन थे, चाचा जी और ताऊ जी। अब इनकी स्पाउसेस को भी कवर अप कर दिया लास्ट पॉइंट में। कहता है चाचा जी के साथ कौन है, चाची जी। ताऊ जी के साथ कौन है, ताई जी। ऐसी सिस्टर मतलब बुआएं थी ना, तो बुआ का स्पाउस कौन बनेगा, फूफा जी। बात समझ रहे हो क्या मेरी सब लोग, बता दो। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है नैन्सी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सर तुम गाने सुन रहे हो क्या रंजीत, चलो वापस आओ सुनो। चलो जी सुनो मेरी बात। तो देखो ये मैंने चार्ट, ये जो आपको दिया थोड़ा सा आइडिया तो आपको इससे मिल गया रिलेटिव कौन कौन है। और थोड़ा सा ना मैंने चार्ट भी बना के भेजा था, आप सुबह देखो व्हाट्सएप पे देखो, मिलेगा आपको, देखना जरा ग्रुप में एक बार। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। मैंने सुबह भेज दिया था, तो ये चार्ट भी बना के रखना अपने पास साथ में, इससे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। देखो ये दिया हुआ है ना सबके पास, देखो व्हाट्सएप पे, देख पा रहे हो अभी। सर है। तो इसमें दिया है देखो, खास बातें इसमें से भी डिस्कस कर लेता हूँ, कभी तुम स्किप कर जाओ। इसमें क्या दिया हुआ देखो, इसमें कहता है ये जो मिस्टर एक्स मिस्टर ए लिखा है ना इसने SSE, कहता है ये मिस्टर ए है जी। अब रिलेटिव में कौन कौन है, कहता है एक तो इनकी स्पाउस है, स्पाउस लिखा हुआ ये है ना, और भाई ए के ब्रदर सिस्टर भी हैं, यहाँ साइड में दिया हुआ है ब्रदर सिस्टर ए के, ये भी रिलेटिव है। और जो स्पाउस थी ना, स्पाउस के भी भैया ब्रदर सिस्टर रिलेटिव होते हैं ये लोग, ठीक है जी। और ये जो मिस्टर ए है इसके फादर मदर भी रिलेटिव है, फादर एंड मदर ये भी रिलेटिव है, ठीक है। और वाइफ के जो फादर मदर है वो भी रिलेटिव है, तो वाइफ के फादर मदर समझ गए ना, सासू जी सासू माँ है ना, फादर मदर ये भी रिलेटिव, ठीक है जी। और फादर के मदर तो ठीक है, फादर मदर तो ठीक है, मदर के ब्रदर सिस्टर भी रिलेटिव है। पूरा चार्ट बना के दे रखा मैंने। फादर के ब्रदर सिस्टर वो भी रिलेटिव है, आपके ब्रदर सिस्टर तो है ही, फादर के ब्रदर सिस्टर भी रिलेटिव है भाई। और फादर के फादर भी रिलेटिव है, और फादर के तो मदर भी रिलेटिव है। तो फादर के फादर मतलब दादाजी, और फादर की मदर मतलब दादी जी, दोनों रिलेटिव हैं। और अगर मैं यहाँ आऊँ स्पाउसेस वाले केस में, तो भैया आपके आपके ससुर जी तो रिलेटिव हैं, सासू माँ भी रिलेटिव है, और ससुर जी के जो फादर हैं वो भी रिलेटिव है। समझ रहे हो क्या बात, ससुर जी के फादर भी रिलेटिव हैं, ससुर जी के मदर भी रिलेटिव है, ठीक है। बट जो सासू माँ है ना आपकी, उनके फादर मदर रिलेटिव नहीं है भाई, ध्यान रखना, उनके फादर एंड मदर रिलेटिव नहीं है, ठीक। ऐसे ही अगर नीचे आओगे तो मिस्टर ए जो थे ये
मिस्टर ए का जो बेटा है रिलेटिव है जी, मिस्टर ए की जो बेटी है वो भी रिलेटिव है, बेटा भी रिलेटिव है, बेटी भी रिलेटिव है। मिस्टर ए का क्या दोनों का ही होगा, वो तो मिस्टर ए प्लस स्पाउस का है ना। बेटे का बेटा भी रिलेटिव है, बेटे की बेटी भी रिलेटिव है। बट जो डॉटर है ना यार, डॉटर का जो बेटा है, सन है या डॉटर है, वो रिलेटिव नहीं है, उसकी कहानी यही खत्म हो गई। डॉटर तो रिलेटिव है बट डॉटर के बच्चे रिलेटिव नहीं है। बात समझ रहे हो क्या? यस सर, यस क्यों? डॉटर की शादी हो गई तो पढ़ाई हो गई, इस फैमिली से डिलीट हो गई, उस फैमिली में ऐड हो गई एक तरह से। तो डॉटर के जो बच्चे होंगे ना वो तो उस वाली फैमिली में ऐड हो जाएंगे, उसमें रिलेटिव की डेफिनेशन में जाएंगे, उधर वाली फैमिली के। बोलो ठीक है यहाँ तक बात? यस सर, यस सर। चलो ठीक है। तो दादा दादी रिलेटिव हैं कि नहीं है भाई? है सर, है सर, है। हैं। ठीक है। दादा दादी रिलेटिव हैं। और भाई नाना नानी रिलेटिव है कि नहीं है? है सर, है सर। सोचो। देखो है सर, है सर। सुनो, ये मिस्टर ए था, ये फादर हुए इसके, फादर के फादर कौन हो गए? दादाजी। फादर की मदर कौन हुई? दादी जी, है ना, ये दादाजी और ये दादी जी। अब ये जो मिस्टर ए हैं, इनकी मदर तो रिलेटिव है बट मदर के फादर थोड़ी रिलेटिव हैं। मदर के फादर या मदर के मदर